न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी कि एनपीटी। आज की इस वीडियो में हम परमाणु अप्रसार संधि, जो कि परमाणु हथियारों के विस्तार को या उसके प्रसार को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण संधि की गई थी, जो आज तक भारत जिससे दूर रहा है, यानी कि भारत ने आज तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसको भेदभावपूर्ण संधि मानता है। लेकिन परमाणु हथियारों को ज़्यादा देशों में फैलने की दिशा में ये संधि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। आज लगभग 10 देश के लगभग हैं जिनके पास परमाणु हथियार है। तो ये माना जाता अगर ये संधि नहीं होती तो ये संख्या बहुत ज़्यादा होती जिनके पास परमाणु हथियार होते। तो क्या इस संधि के प्रावधान हैं, किस किस ने इस पर सिग्नेचर नहीं किए और भारत ने के क्या ऑब्जेक्शन है, भारत क्यों विरोध करता है इस संधि का, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहले तो एनपीटी एक क्या है, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका मुख्य उद्देश्य जो है टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड वेपन्स टेक्नोलॉजी। जिसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि परमाणु हथियार और दुनिया में ना फैले, इसका प्रसार ना हो, क्योंकि ये बहुत ही मास डिस्ट्रक्शन के या बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान करने वाले ये हथियार माने जाते हैं। और ये माना जाता है अगर ये ज़्यादा देशों में फैलेंगे तो एक दुनिया के अस्तित्व को ही खतरा हो सकता है। हालांकि ये उन देशों का मानना है जिनके पास परमाणु हथियार हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि उनके पास तो परमाणु हथियार सेफ हैं, लेकिन और देशों के पास चले जाएंगे तो ये सेफ नहीं रहेंगे, वो उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि ज़्यादातर ताकतवर देश या जो शासक वर्ग वो सोचता है कि वो ठीक करेगा और दूसरे उसका गलत यूज करेंगे। हालांकि इस संधि में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि परमाणु हथियार समाप्त किए जाएं, बल्कि इसमें ये कहा गया है जिनके पास परमाणु हथियार हैं वो रखेंगे और नहीं बनाएंगे। ये देखेंगे इसमें इस तरह का कैसा भेदभाव इसमें किया गया है। तो एक तो प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड वेपन्स टेक्नोलॉजी को रोकना है। दूसरा है इसका उद्देश्य टू प्रमोट कोऑपरेशन इन द पीसफुल यूजेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर जो फ्यूल है या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, उसका दो तरह से यूज हो सकता है। एक तो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में, जिसको हम परमाणु बम बोलते हैं। दूसरा इसका न्यूक्लियर एनर्जी, जो न्यूक्लियर प्लांट, जो रिएक्टर लगाए जाते हैं जिनसे बिजली का उत्पादन किया जाता है और बिजली की आपूर्ति की जाती है। हमारे देश में भी जैसे बहुत सारे न्यूक्लियर प्लांट लगाए गए। सबसे पहले तारापुर महाराष्ट्र में न्यूक्लियर प्लांट लगाया गया था अमेरिका के सहयोग से। तो दो तरह से यूज हो सकती है। तो इसमें ये कहा कि हथियारों में तो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में तो रोका जाएगा, लेकिन जो पीसफुल यूज यानी न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में प्रमोट किया जाएगा टेक्नोलॉजी को। यानी कि जिन देशों के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, अगर वो परमाणु हथियार ना बनाने की गारंटी दें, इस पर संधि पर साइन करें, तो उनको परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए टेक्नोलॉजी और फ्यूल, जिसमें यूरेनियम मुख्य रूप से एक फ्यूल के रूप में होता है जो हर जगह नहीं पाया जाता, और फिर उसको रिफाइन करने में इनरिच करने की टेक्नोलॉजी भी सभी देशों के पास नहीं है। तो लेकिन ये देश उसकी मदद करेंगे। तो दूसरा इसका ये था, पहला तो परमाणु हथियारों के स्प्रेड को रोकना और दूसरा था पीसफुल यूजेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट करना। और फिर इसका जो अंतिम लक्ष्य था इस संधि का, जिस पर बहुत कम महत्व फोकस किया गया है और इसकी संभावना भी नहीं है पूरा होने की, वो क्या, अचीविंग न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एंड जनरल एंड कंप्लीट डिसआर्मामेंट। तो सबसे पहले तो लक्ष्य ये कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट हो, यानी कि परमाणु हथियार पूरी तरह से समाप्त हो जाए, और फिर अंत में परमाणु हथियार ही नहीं बल्कि सभी हथियार दुनिया से समाप्त हो जाए। इसको हम डिसआर्मामेंट बोलते हैं। ऐसी संभावना नहीं है, लेकिन ये इसमें लक्ष्य में रखा गया था। तो देखते हैं कौन कौन सी चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया गया, किस पर कम किया गया। अगला है सिग्नेचरी ऑफ द ट्रीटी। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले यह संधि जो साइन की गई, तो इसको सबसे पहले सिग्नेचर करने के लिए, यानी कि सभी के सामने प्रस्तुत किया गया देशों को, और देशों को दोनों बातें करनी होती हैं।
सिर्फ सिग्नेचर ही नहीं करने होते बल्कि रेटिफिकेशन भी आवश्यक होता है इंटरनेशनल ट्रीटी के लिए। रेटिफिकेशन का मतलब जो वहाँ की एग्जीक्यूटिव ना वहाँ की जो लेजिस्लेचर होती है, पार्लियामेंट होती है, कि कॉन्स्टिट्यूशन उस देश के संविधान में जो भी प्रावधान है भी इंटरनेशनल ट्रीटी को कैसे मानी जाएगी, रेटिफाई कैसे किया जाएगा, तो प्रोविज़न है। तो सभी देशों के सामने ये रखा गया था सिग्नेचर के लिए। तो 1968 में इसको सिग्नेचर के लिए रखा गया और फिर सिग्नेचर होने के बाद कुछ देश 1970 में 1970 में ये इनफोर्स यानी कि आ गई थी, अस्तित्व में लागू हो गई थी। और भारत ने उस टाइम पर इस तरह हस्ताक्षर नहीं किए और आज तक भी नहीं किए गए। इसमें प्रावधान था कि हर 5 साल के बाद इसका रिव्यू किया जाएगा और रिव्यू करते करते फिर 1995 में जब इसका रिव्यू किया गया तो पहले तो 25 साल के लिए ही थी ये ट्रीटी, 5-5 साल में रिव्यू होता रहता था और 25 साल का ओरिजिनल टाइम रखा गया था कि वो 25 साल के लिए लागू है। लेकिन 25 साल होने के बाद यानी कि 1995 में इसको इनडेफिनेटली रिव्यू कॉन्फ्रेंस में न्यूयॉर्क सिटी में ये कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पर इसको इनडेफिनेटली यानी कि अनंत काल के लिए इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। 191 देश इसके सदस्य हैं इस पर, यानी कि जिनमें हस्ताक्षर किए हैं और उसके पार्टी बन गए हैं। 4 मुख्य देश ऐसे हैं जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। एक तो इंडिया है, एक इजराइल है, एक पाकिस्तान है, एक साउथ सूडान है। नॉर्थ कोरिया ने पहले इस पर कर दिए थे सिग्नेचर 1985 में, लेकिन 2003 में ये इसको विड्रॉल कर गया था। और जैसा कि सबको पता है कि नॉर्थ कोरिया का जो तानाशाह शासक है किम जोंग, उसका अमेरिका के साथ तनाव चलता है और ये परमाणु हथियार बनाने की पूरी कोशिश नॉर्थ कोरिया कर रहा है। तो भारत ने साइन नहीं किए क्योंकि इसको भेदभावपूर्ण संधि मानता है, जो हम आगे देखेंगे। पाकिस्तान ने साइन क्यों नहीं किए? क्योंकि भारत ने साइन नहीं किए, इसलिए पाकिस्तान ने भी साइन नहीं किए। इजराइल की बहुत बड़ी समस्या अरब के साथ रहती है, अरब कंट्रीज़ के साथ, फ़िलिस्तीन के साथ। तो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इसको भी लगता है कि परमाणु हथियार इसकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। और दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज़ का और विशेषकर अमेरिका का इसको समर्थन मिलता रहता, तो इसने भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं। और साउथ सूडान जो अस्तित्व में बहुत बाद में आया, अभी इसने ज़रूरत नहीं समझी, इसका कोई ऐसा कारण नहीं है कि हो सकता है ये भविष्य में साइन कर दे साउथ सूडान। नॉर्थ कोरिया का हमने बता दिया कि इसने एक्सेप्ट किया था, लेकिन इसने अब उस संधि से पीछे हट गया है। बाकी सभी देशों ने इस पर सिग्नेचर कर दिए हैं। अब ये संधि जो है वो सारे जो सिग्नेचरी हैं, यानी कि जिन्होंने इस पर सिग्नेचर किया है, यानी कि सभी देश जो हैं, उनको 2 हिस्सों में बांटता है। एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, दूसरा नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। एक तो वो स्टेट्स जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, दूसरा वो राज्य और स्टेट्स जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। और इसने एक फ़िक्स तारीख, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स आज तो हमारे पास भी हैं, पाकिस्तान के पास भी, भारत के पास भी औपचारिक रूप से इन्होंने टेस्ट कर लिए हैं 1998 में और वेपन्स बना भी लिए हैं। तो ये नहीं है, बल्कि इन्होंने एक फ़िक्स डेट रखी थी 1 जनवरी 1967 कि 1 जनवरी 1967 तक जिस देश के पास परमाणु हथियार हैं उनको तो पहली कैटेगरी में रखा जाएगा न्यूक्लियर वेपन स्टेट की, और जिनके पास ये उस दिन के बाद ये हथियार नहीं है उस दिन तक, उनको दूसरी कैटेगरी में रखा जाएगा। और ये 2 कैटेगरी के आधार पर उन्होंने फिर सारे प्रावधान किए हैं। जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट में उस टाइम पर जो ये सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर भी हैं, वो ये 5 देश है, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चाइना। तो इन देशों के पास जब तक परमाणु हथियार आ चुके थे तो ये उस कैटेगरी में रखे, और दूसरे उसके अलावा और सभी को नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स की कैटेगरी में रखा गया है। और प्रावधान क्या किया गया कि जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं वो तो अपने परमाणु हथियार रखेंगे जितने हैं, उन पर कोई रोक नहीं है, लेकिन जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है वो इनको प्राप्त करने की कोशिश नहीं करेंगे। 4 अदर स्टेट्स आर नॉन बिलीव टू पोसेस न्यूक्लियर वेपन्स। 4 और स्टेट्स के बाद पास ये माना जाता है कि उनके पास शायद है न्यूक्लियर वेपन्स, और क्लियर भी हो चुके हैं भारत। और ये तो पहले भी हो सकता है क्योंकि भारत ने भी 1974 में एक न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था, और पाकिस्तान पर भी हमेशा से ये सकता है कि चाइना की मदद से वो भी अपना परमाणु कार्यक्रम चला रहा है।
और नॉर्थ कोरिया भी इस प्रोग्राम में लगा हुआ है। और इजराइल को भी ये डाउट रहता है, आज भी ये डाउट है कि इजराइल को शायद परमाणु हथियार उसको मिले हुए हैं अमेरिका वगैरह की तरफ से। तो इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया तो ओपनली टेस्ट कर चुके और डिक्लेयर कर चुके हैं कि उनके पास परमाणु हथियार हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और इजराइल अभी इस बात के लिए एक शक किया जाता है कि उसके पास एक संभावना मानी जाती है। अब इस सेंट्रल थीम क्या था, जो हमने बताया कि सेंट्रल थीम ये था कि नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स इस बात के लिए एग्री होना था, अगर वो इस संधि पर हस्ताक्षर करते हैं तो उनको इस बात के लिए एग्री होना था कि वो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर वेपन्स को एक्वायर करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो पहला तो इसका ये था कि एग्री नेवर टू एक्वायर न्यूक्लियर वेपन्स, कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करेंगे। और दूसरा क्या था कि जो था न्यूक्लियर वेपन स्टेट था, इसके बदले में उनको क्या करना था, उनको करना था कि वो जो इस बात को मान लें कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे तो उनको पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवानी थी। उनको ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवानी थी कि वो न्यूक्लियर रिएक्टर लगा सके, यानी कि उनके देश में न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने के लिए टेक्नोलॉजी या फिर जो फ्यूल वो उपलब्ध करवाना था। और अंतिम जो एम जो मैंने पहले ही बताया था वो था अल्टीमेट एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर अरेसनल्स, यानी कि अंतिम लक्ष्य ये था। हालांकि इस मामले में टीटी काफ़ी लचीली है और उस लक्ष्य के बारे में नहीं सोचा जाता कि परमाणु हथियार पूर्ण समाप्त किए जाएंगे। और इस संधि को स्ट्रेंथ करने के लिए, ज़्यादा स्ट्रेंथन यानी कि इसको ज़्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए एक तो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप बनाया गया और दूसरा जो था जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी थी, जिसकी 1958 में पहले ही बन चुकी थी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो थी ये एक संस्था थी, एजेंसी। तो इस एजेंसी को ज़्यादा पावरफुल बनाएगा, क्योंकि इसमें क्या किया गया था, नॉन न्यूक्लियर वेपन्स जो स्टेट थे जो संधि पर हस्ताक्षर करने थे जिनको और जिन्होंने किए, तो उनको फिर IAEA की निगरानी में था। यानी कि IAEA जो एजेंसी है ये उन देशों में जाकर निरीक्षण कर सकती थी कि कहीं वो परमाणु हथियार बनाने का प्रयास तो नहीं कर रहे, तो उनको रोक नहीं सकते थे, रोका नहीं जा सकता था। तो एक किस्म से इस एजेंसी का इंटरफेयर होगा, जिसको पावर दी गई कि इस बात को, संधि को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो इस बात की निगरानी रखें। और दूसरा न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में वो देश थे जिन देशों में न्यूक्लियर फ्यूल, यूरेनियम वगैरह पाया जाता है और यूरेनियम, थोरियम जो इसके फ्यूल के रूप में काम आते हैं, और उन देशों का ग्रुप बनाएगा और इन पर ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई कि वो इस बात की निगरानी करें कि उन देशों को न्यूक्लियर फ्यूल ना दें जो NPT में शामिल नहीं है, या उनके फ्यूल का रिकॉर्ड हो भी उसने किस देश को किस तरह का फ्यूल कितना दिया है, ताकि इसका गलत इस्तेमाल या न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में इसका इस्तेमाल ना हो। तो ये भी प्रोविज़न, ये भी उसको NPT को मजबूत बनाने के लिए प्रोविज़न भी किए गए थे। अब इस जो संधि के इसके 3 पिलर माने जाते हैं, मुख्य स्तंभ 3 हैं। एक तो नॉन प्रोलिफरेशन, दूसरा डिसआर्मामेंट और तीसरा राइट टू पीसफुली यूज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। नॉन प्रोलिफरेशन का सीधा सा अर्थ है कि परमाणु प्रसार ना हो, यानी कि परमाणु हथियार और देश ना बनाए, जो बना चुके हैं 5 देश वो बनाएं, लेकिन दूसरे और कोई देश परमाणु हथियार नहीं बनाए। तो आर्टिकल 1 जो इस ट्रीटी का आर्टिकल 1 है वो क्या कहता है कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट प्लेज नॉट टू ट्रांसफर न्यूक्लियर वेपन्स। एक तो न्यूक्लियर वेपन स्टेट जो है वो उनको न्यूक्लियर वेपन्स न तो न्यूक्लियर वेपन सप्लाई करेंगे, न न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिवाइस, और न इससे संबंधित कोई भी ऐसी चीज़ उपलब्ध करवाएंगे जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में यूज हो सकती है। और दूसरी तरफ जो नॉन न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट है, जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं, वो ऐसी चीज़ नहीं बनाएंगे, न उनको प्राप्त करने की कोई कोशिश करेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स कोई बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये प्रोविजन आर्टिकल 1 में ही दिए गए थे। आर्टिकल 2 जो इसका है वो इससे संबंधित है कि नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट जो हैं वो एक्वायर और एक्सरसाइज कंट्रोल और न्यूक्लियर वेपन्स नॉट टू एक्वायर, यानी कि वो खुद भी ये शपथ लेंगे
कि वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश या उनको प्राप्त करने की या ऐसी कोई डिवाइस प्राप्त करने की या किसी को ऐसी मदद प्राप्त करने की कोशिश नहीं करेंगे जो न्यूक्लियर वेपन बनाने में काम आती हो। इसी तरह आर्टिकल 3 भी यही कहता है कि नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट प्लेज टू एक्सेप्ट IAEA सेफगार्ड। और ये मैंने जैसे बताया था अभी कि वो फिर IAEA के सेफगार्ड भी स्वीकार करेंगे, यानी कि उसकी निगरानी स्वीकार करेंगे। वो उनके देश में इस बात की कभी भी जांच कर सकती है, कभी भी सुपरविज़न कर सकती है, वो उनको आने से नहीं रोक सकते। दूसरा प्रोविज़न था इसका डिसआर्मामेंट का। हालांकि ये प्रोविज़न काफ़ी लचीला है, जैसे हमने लिखा कि ओनली वेग ओब्लिगेशन ऑफ ऑल NPT सिग्नेचरिंग ऑल पार्टीज अंडरटेक टू परसू गुड फेथ नेगोशिएशन, यानी कि इसमें गुड फेथ में, यानी कि यहाँ कोई ऑब्लिगेशन, कोई पाबंदी, कोई टाइम बाउंड नहीं किया गया है भी इतने समय में न्यूक्लियर डिसआर्मेंट किया जाए, बल्कि एक बातचीत करेंगे इस दिशा में रिलेटिंग टू सेसेशन ऑफ न्यूक्लियर आर्म्स रेस, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट इनटू जनरल एंड कंप्लीट डिसआर्मामेंट। वो इस दिशा में प्रयास करेंगे, बात करेंगे कि न्यूक्लियर हथियार जो 5 देश उनके पास भी समाप्त हो जाए और सभी के पास समाप्त हो जाए, दुनिया में नहीं रहे। तो इसकी भाषा, इसकी लैंग्वेज जो है वैसे ही बहुत अस्पष्ट है कि मूव इन ए जनरल डायरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर एंड टोटल डिसआर्मामेंट। इसमें कोई फिक्स जैसे वो प्रोविज़न नहीं बनाया गया, जैसे न्यूक्लियर वेपन स्टेट में जो पहला नॉन प्रोलिफरेशन का बनाया गया कि वो नहीं करेंगे, उस बाध्य होंगे इस बात के लिए, ऑब्लिगेटरी होगी और फिर भी उनकी जांच चाहिए, ये करता रहेगा। तो इस तरह के कोई जो ठोस प्रावधान है, जो स्ट्रॉन्ग जो सजेशन जो सजेशन या प्रोविजंस इसमें नहीं जोड़े गए हैं इस दिशा में, डिसआर्मामेंट की दिशा में। और ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया कि जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट हो वो उन पर रोक लगा सके या वो अपने हथियार भी समाप्त कर सके। अगला फिर तीसरा जो इसका पिलर था वो था पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो वो मैंने जैसे बताया था कि बदले में उनको फिर पीसफुल यूज के लिए न्यूक्लियर एनर्जी यूज करने को देनी थी, क्योंकि जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं उनके पास न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने का भी न टेक्नोलॉजी है और न फ्यूल है। तो इन दोनों चीज़ों को उनको प्रदान करना था। इसके बदले में यदि वो इस बात की सहमति करें कि हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, तो उसके बदले में जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स जो 5 स्टेट्स हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, और न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप जिनके पास ये फ्यूल है, वो उसको फ्यूल और टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाएंगे ताकि वहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए जा सके। तो इसका बदले में था जो बार्गेनिंग थी, भी तुम ये न्यूक्लियर वेपन्स मत बनाओ, हम तुम्हें न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए मदद करेंगे। इट आल्सो प्रोवाइड द ट्रांसफ़र ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल। दोनों चीज़ें, मटेरियल में यूरेनियम वगैरह आते हैं और टेक्नोलॉजी में जो टेक्नोलॉजी है यूरेनियम को एनरिच करने की या प्लांट लगाने की, जो रिएक्टर लगाने की, न्यू NPT फॉर पीसफुल पर्पजेज। तो ये 3 पिलर इसके मुख्य रूप से हैं NPT के। तो इस NPT के 3 पिलर्स हैं। अब इस संधि की आलोचना, जैसे हमने इससे ही पता चल गया कि क्या क्या इसमें कमियां, क्यों आलोचना की जाती हैं। एक तो क्रिटिसिज्म बाय मैनी थर्ड वर्ल्ड स्टेट्स, क्योंकि उन्हीं के पास थे, ये हथियार नहीं थे, उनको लगाई कॉन्स्पिरेसी है, न्यूक्लियर है उसकी, न्यूक्लियर हैव नॉट्स के खिलाफ, यानी कि वो अपने हथियार तो रखना चाहते हैं, अपने हथियार तो रखना चाहते हैं, लेकिन वो जो हैं दूसरे देशों को हथियार बनाने से रोकते हैं। ये पहले इसकी स्पेलिंग ये रहेगी PLACA। तो ये उनको जिस स्थिति में उससे ऊपर नहीं बढ़ने देना चाहते और खुद हथियार रखना चाहते हैं और उनको हथियार रखने से रोकते हैं। सम आर्ग्यू दैट न्यूक्लियर वेपन स्टेट नॉट फुल्ली कंपाइल्ड विद देयर डिसआर्मामेंट ऑब्लिगेशन। जैसे हमने बताया था, इसका जो दूसरा पिलर हमने डिस्कस किया था डिसआर्मामेंट का, तो लगता है ये उसके प्रति सीरियस नहीं है और उस दिशा में कोई ठोस, क्योंकि हमने देखा था कि जिस तरह से उन्होंने परमाणु हथियार बनाने पर रोक लगाने के जो स्ट्रॉन्ग प्रोविज़न इस ट्रीटी में किए हैं, इस तरह के स्ट्रॉन्ग प्रोविज़न उन्होंने कंप्लीट डिसआर्मामेंट या न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए नहीं किए, बल्कि एक अस्पष्ट भाषा का यूज़ आर्टिकल 6 में किया है।
और इसके अलावा जैसे यूएसए जो हैं अपने जो अलाइज थे नाटो के, खासकर कोल्ड वार के दौरान जो नाटो मेंबर थे, वहाँ पर ये न्यूक्लियर हथियार इन प्लांट करता था या उनकी मदद के लिए देता था। तो इसको भी इसका विरोध माना किया जाता है इस आधार पर भी अमेरिका का। और तीसरा, भारत ने जो क्रिटिसाइज़ किया है, भारत ने क्रिटिसाइज़ किया इसके डिस्क्रिमिनेशन नेचर की वजह से। यह तो भारत का ये कहना है कि इस आधार पर आपने क्यों डिस्क्रिमिनेट किया, या तो फिर भारत ने जैसे अब हथियार बना ली तो भारत को भी अब ये दर्जा मिलना चाहिए न्यूक्लियर वेपन स्टेट वाला ही, और उसके आधार पर साइन करने चाहिए, और नहीं तो फिर न्यूक्लियर वेपन्स ख़त्म करो। ये नहीं है कि तुम रखते हो और हमारे को मना करते हो, तो ये तो भेदभावपूर्ण संधि है। भारत का विरोध करने का मुख्य कारण यही था कि ये संधि जो है वो डिस्क्रिमिनेशन करती थी। एक नो कंक्रीट प्लान फॉर कंप्लीट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, पहले भी कहा कह चुके हम कि जो कंप्लीट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की दिशा का कोई कंक्रीट प्लान नहीं है, एक सिर्फ सजेशन है कि आप बात करेंगे, उस दिशा में काम करेंगे। और ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन को रोकती है, वर्टिकल प्रोलिफरेशन पर रोक नहीं लगाती, उसके लिए चुप है। हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि एक देश से दूसरे देश में हथियार फैलना, उसको तो रोकती है, लेकिन एक ही देश अपने हथियार कितने भी बढ़ा सकता है उस पर ये रोक नहीं लगाती। जैसे अमेरिका, रूस या चीन के पास जो परमाणु हथियार हैं वो और टेस्ट कर सकते हैं और हथियार अपने परमाणु हथियार बढ़ा सकते हैं, उन पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। लेकिन जिनके पास नहीं है उन पर पूरी तरह से रोक है। तो हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन को तो ये संधि रोकती है, लेकिन वर्टिकल प्रोलिफरेशन जो होगा परमाणु हथियारों का, उन पर ये बिल्कुल साइलेंट है, कोई बात नहीं करते। अब बात आती है कि भारत ने इस पर साइन क्यों नहीं किए। भारत ने इस पर, भारत के जो तर्क हैं, लॉजिक हैं, वो ये तो डिस्क्रिमिनेशनरी ट्रीटी है जो पावरफुल नेशंस को फेवर करती है, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स पहले से हैं। ये उन देशों को फेवर करती है, उनको सारे अधिकार देती है और दूसरे देशों को अधिकार नहीं देती। दूसरा वही बात जो नो प्लान फॉर कंक्रीट डिसआर्मामेंट, बात हमेशा से डिसआर्मामेंट का समर्थक रहा, लेकिन वो भेदभावपूर्ण, कंप्लीट डिसआर्मामेंट हो। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट तो बिल्कुल होना ही, आर्मामेंट तो न्यूक्लियर आर्मामेंट तो होने ही नहीं चाहिए। बात कहते हैं बिल्कुल हथियार समाप्त होने चाहिए दुनिया में सभी देशों के पास, लेकिन इस तरह का कोई प्लान, ठोस प्लान नहीं है। अगेंस्ट द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, भारत की नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ था ये, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश चाइना जो परमाणु हथियार संपन्न देशों की कैटेगरी में है, उसको रख भी लिया, उसके पास परमाणु हथियार हैं, जिसके साथ हमारा एक सीरियस बॉर्डर डिस्प्यूट रहा है। हम एक वॉर भी लड़ चुके हैं 1962 में, और आगे भी तनाव की स्थिति है, जैसे अभी पीछे बहुत तनाव हो गया था, युद्ध की स्थिति थी। तो ऐसी स्थिति में तो हमारे तो जो बॉर्डर हैं या हमारी जो बाउंड्रीज हैं उनको तो पूरी तरह से बहुत ज़्यादा थ्रेट होगा, हम रोक नहीं पाएंगे। अगर परमाणु हथियार उसके पास है तो अपने आप वो बढ़त होगी उसके युद्ध में बहुत ज़्यादा। तो एक तो हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी, दूसरा पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध खराब रहते और हमेशा ये शक बना रहता है कि अमेरिका की और चीन की, मुख्य रूप से चीन की मदद से जो है पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार बना रहा। तो खैर बना लिए हैं, लेकिन उससे पहले भी ये डाउट रहता था कि वो परमाणु हथियार बना रहे। जब दो दो पड़ोसी हमारे हों जिनके साथ हमारे इतने तनावपूर्ण संबंध हों, दोनों के पास परमाणु हथियार हों, तो ये तो एक देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो ऐसी स्थिति में हम बिल्कुल भी इस बात को नहीं मान सकते थे कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। नो प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट अगेंस्ट द अटैक ऑफ न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। तो इसमें ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं था, यदि चीन परमाणु हमला भारत पर करता है तो भारत अपनी रक्षा कैसे करे, या वर्ल्ड कम्युनिटीज या इस टीटी पे और जो देश है तक तो क्या भारत की मदद करेंगे, या ऐसे किसी भी देश की मदद करेंगे जिसने एनपीटी पर साइन कर दे और कोई न्यूक्लियर वेपन स्टेट उस पर हमला करता है। तो इस मामले में भी ये टीटी बिल्कुल मौन है और इससे भारत जैसे देश की जो सुरक्षा हो खतरे में पड़ती है। इट इज़ अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। और जब ये नहीं होगी, जब देश की सुरक्षा हम नहीं कर पाएंगे, देश के हितों को, बाउंड्रीज को, बॉर्डर्स को हमें खतरा होगा, तो इसका मतलब वो हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज है या बहुत बड़ा डेंजर है। तो एक तो उसको रोकने के लिए भी फिर हम जो है ये नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, इसलिए हमने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
और परमाणु हथियारों के संबंध में जो भारत की नीति रही है, हालांकि नेहरू के टाइम पर ज़्यादा आदर्शवादी थी और नेहरू ने तो उस टाइम ये कह दिया था कि मैं गारंटी लेता हूँ, भविष्य की सरकारों की मैं आज गारंटी लेता हूँ कि भारत कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। हालांकि ये पॉलिसी हमारी 1998 तक ही रही। 1998 से पहले एक बार 1974 में हमने किया था, टेस्ट किया था, लेकिन उसके बाद ये कहा गया कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, सिर्फ पीसफुल एनर्जी के लिए टेस्ट किया है। लेकिन प्रयास चल रहे थे, लेकिन ऑफिशियली हमने घोषणा नहीं की थी कि हम परमाणु हथियार बनाएंगे। हमारी हमेशा पॉलिसी ये थी कि हम परमाणु हथियारों की बिल्कुल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का समर्थन करते हैं और हम सभी परमाणु हथियारों का विरोध करते हैं दुनिया में। लेकिन 1998 के बाद हमारी पॉलिसी में बदलाव आया और हमने कहा पहली बार कि हम परमाणु हथियार बनाएंगे। अपनी सुरक्षा के लिए एक न्यूक्लियर पॉलिसी अनाउंस की गई, जिसमें कहा गया कि हम सिर्फ आत्मरक्षा के लिए इन हथियारों का प्रयोग करेंगे। दूसरा, ऐसे किसी देश के खिलाफ नहीं करेंगे जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। और तीसरा ये कि हम इस टेक्नोलॉजी को या न्यूक्लियर वेपन्स को स्प्रेड नहीं करेंगे, यानी कि इसका प्रोलिफरेशन नहीं करेंगे। तो इसके प्रोविज़न हमने मान लिए, साइन नहीं किए, अब भी साइन नहीं किए, क्योंकि आज भी दर्जा और नहीं दिया जाता। हालांकि न्यूक्लियर डील होने के बाद जो 2005 में मनमोहन सिंह सरकार के दौरान हुई थी, तो उसमें हमने कुछ इसके प्रावधान मान लिए हैं। हमने IAEA, हमने जो हमारे प्लांट्स को, जो न्यूक्लियर प्लांट को उन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया है, एक न्यूक्लियर वेपन्स के लिए, एक एनर्जी के लिए। तो न्यूक्लियर एनर्जी के प्लांट के लिए अमेरिका अब हमें मदद करेगा और देश भी मदद करेंगे, और हमने उन प्लांट्स को IAEA के अंडर भी रख दिया है। तो इसके लिए भारत की भी आलोचना हो कि भारत ने IAEA का ऑब्जर्वेशन क्यों स्वीकार किया। दूसरी तरफ अमेरिका की भी आलोचना हो कि बगैर NPT पर साइन किया आप उसकी मदद कैसे कर सकते हो न्यूक्लियर प्लांट बनाने में। तो ये बात चलती रहती है, ये बात हुई। तो NPT का ये प्रोविज़न थे और इस वजह से, इनके भेदभावपूर्ण रवैये की वजह से ही भारत इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं करता और आज तक भी नहीं किए हैं। तो ये था विश्लेषण हमारा NPT से संबंधित।